हेलो एवरीवन, आप सभी का सैंपल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो नंबर 5 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में कहा था कि आपको सैंपल पेपर सॉल्यूशन की टोटल 5 वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो आज हम अपने सैंपल पेपर सॉल्यूशन को कंप्लीट कर देंगे। अब आप सबको मेरे को सपोर्ट करना है, वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना है। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द सैंपल पेपर सॉल्यूशन, सो आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं सेशन और स्पीड से सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन। ठीक है जी, आज हम सेक्शन नंबर 5 को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 सेक्शन 5 का पहला क्वेश्चन है, चॉइस में क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे बच्चों को कहते सुना था कि ये वाला टॉपिक तो हमारे सिलेबस में से डिलीट हो गया है। मेरे भाई, बिल्कुल ही गलत सुना तुमने। ये वाला टॉपिक सिलेबस में से कभी भी डिलीट नहीं हो सकता। दोनों क्वेश्चन आसान है। अगर मैं बात करूं इजी क्वेश्चन की, तो ये वाला इसका इजी क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट इसका इजी है। फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपको इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कैसे फाइंड करोगे? डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। तो 36 का फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। देखो आपके सामने सॉल्यूशन आ गया है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 1। इसके बाद हम इसके अंदर ये लिखेंगे कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हम जब इसके अंदर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आपके सामने आंसर लिखे हुए हैं -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3। उसके बाद हम जानते हैं कि ए इनवर्स की वैल्यू रहती है 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो सभी चीजों को कंबाइन करेंगे तो अपने पास आंसर बनेगा दिस वन। सर ये क्यों बनेगा? क्योंकि देखो, अगर हम 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए करेंगे, सो 1 अपॉन में 1 करेंगे, वैल्यू पे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। तो जो हमारा एडजॉइंट है वही सेम टू सेम इसका इनवर्स बन जाएगा। अब इसके बाद हमें अपनी इक्वेशंस को कंसीडर करना है और वहां से ए एक्स और बी की टर्म्स बनानी है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, यहाँ से अपनी इक्वेशंस को नेमिंग करते हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स सी बनाते हैं। मैट्रिक्स सी के अंदर वैल्यूज आएंगी 1 -2 और 0, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में z है नहीं तो 0 रहेगा। सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग आएगा 2 -1 और -1। और थर्ड इक्वेशन के अंदर x नहीं है तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ आएगा -2 और यहाँ आएगा 1। अब आप इसको देखो, क्या ये सी वाली वैल्यू ए से कंपेयर हो रही है? ध्यान से सोच के बताओ, क्या सी की वैल्यू ए से कंपेयर हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। तो आप यहाँ पर एक काम करो, ए का ट्रांसपोज कर दो। जब ए का ट्रांसपोज कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 2 0। ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, ध्यान से देखो सामने, -2 -1 -2 एंड 0 -1 -1। अब आप चेक करो, यहाँ पे -1 नहीं, लास्ट में +1 आएगा। ट्रांसपोज करा 0 -1 +1, और अब आप चेक करो क्या ए ट्रांसपोज सी के बराबर है? 100% है। इसके बाद आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो ये सी है, ये सी ना होकर ए का ट्रांसपोज है, सो ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। उसके बाद एक आएगा कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स के अंदर वेरिएबल्स आएंगे स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड। एक आएगा यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी के अंदर कांस्टेंट मैट्रिक्स आएंगे, यानी कि 10 8 और 7 आएंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह से लिख देंगे कि ए ट्रांसपोज को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी के बराबर होगा। इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो बन जाएगी ए ट्रांसपोज के इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी के बराबर। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं, इसको रिवर्स करके ऊपर नीचे चेंज करके लिख सकते हैं। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी, भाई इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज इंटू एक्स बराबर बी है। तो एक्स की वैल्यू ए ट्रांसपोज इनवर्स इंटू बी है, यानी कि ए इनवर्स के ट्रांसपोज इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू ये है, उसका ट्रांसपोज करो, उसको बी से मल्टीप्लाई करो। तो हम जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखो यहाँ पे ट्रांसपोज किया हुआ है, इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाई आपको अपने आप करना है। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -5, जेड की वैल्यू -3। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। का सेकंड पार्ट देखो आप, मैंने कहा था इसका सेकंड वाला पार्ट सबसे इजी पार्ट होता है, क्योंकि हमें इसके अंदर इस ए बी का मल्टीप्लीकेशन बहुत ही सिंपल मिलता है। जैसा कि यहाँ पे मिला हुआ है 606 060 और 006, यानी कि जो ए बी है वो 6i के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कहीं पर ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1/6 ऑफ बी, या फिर अगर मुझे बी इनवर्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1/6 ऑफ ए। दोनों में से कुछ भी ऑल्टरनेट हो सकता है। इसके बाद हम अगर इन इक्वेशंस को देखें तो यहाँ से हम बनाते हैं एक मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी जब यहाँ से बनाएंगे, देखो क्या बनेगा, 1 -1 0 इक्वेशन नंबर 1 से, 1 -1 0 इक्वेशन नंबर 2 से,
2, 3 और 4 और इक्वेशन नंबर 3 से 0, 1 और 2 जरा चेक करो सी की वैल्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल है या ए के इक्वल है। तो सी की वैल्यू जो है वो कंप्लीटली ए के इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये सी ना होकर ए है, ठीक है जी, ये सी ना होकर ए है। तो ए की वैल्यू पूरी पूरी इक्वल है, इसका मतलब हमें ए का इनवर्स चाहिए होगा। तो ए का इनवर्स हम क्या लिख देंगे, 1/6 ऑफ बी लिख देंगे। यानी कि जैसे मैंने अभी पहले करा था, सबसे पहले तो आप ऐसे लिखोगे ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 3, 17 और 7 का एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा। देखो यहाँ पे बना हुआ है कांस्टेंट मैट्रिक्स 3, 17, 7। तो ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लीकेशन अगर को वेरिएबल मैट्रिक्स से करेंगे तो इसका आंसर 3, 17, 7 आएगा। और अगर हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू चाहिए तो वो बन जाएगा ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी। डी यहाँ पे डिनोट कर रहा है कांस्टेंट मैट्रिक्स को 3, 17, 7 को। हमें चाहिए ए का इनवर्स, तो ए के इनवर्स की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 1/6 ऑफ बी। बी मैट्रिक्स कहाँ पे है, ये वाला बी मैट्रिक्स बी है, तो इस वाले मैट्रिक्स बी को आगे मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1/6 ये रहा, बी मैट्रिक्स ये रहा, डी मैट्रिक्स ये रहा, 3, 17 और 7 इनका मल्टीप्लीकेशन करा तो ये आ गया। तो कट पिट करेंगे 2, -1 और 4 आएगा। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 4। एकदम सिंपल है मेरे भाई, देखो मल्टीप्लाई सब कुछ आपको अपने आप करना पड़ेगा, ठीक है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको मल्टीप्लाई करना आता है, जिन्होंने सब कुछ करा हुआ है। मैं बच्चों की तरह आपको मल्टीप्लाई करना थोड़ी बताऊंगा कि 1 को 2 से करो, -1 को 4 से करो, 0 को 2 से करो तो 6 आएगा, 0 आएगा। ये सब चीजें आपको अपने आप करनी है, बुरा मत मानना। 37 क्वेश्चन भी चॉइस में क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो 37 क्वेश्चन में इसके जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला इजी है, आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। 37 का फर्स्ट पार्ट कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बताओ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बताने के लिए आपको a2 माइनस a1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है b1 क्रॉस b2 का। a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट b2 माइनस b1 क्रॉस b2 के साथ में। A1 A2 B1 B2 समझ लो क्या होते हैं। A1 का मतलब होता है जहां से हमारी लाइंस पास हो रही हैं, जिस पॉइंट से हमारी लाइन पास हो रही है। और B1 का मतलब होता है उन लाइन की डायरेक्शन रेशो। तो फर्स्ट वाली लाइन जो है वो ये पासिंग पॉइंट है, फर्स्ट लाइन के ये पासिंग पॉइंट है और ये वाले डायरेक्शन रेशो है। तो ये वाला A1 है और ये वाला B1 है। इसी तरह सेकंड लाइन का ये वाला जो है 5, 5 और -2j, ये वाला A2 है। और इसके आगे की जो वैल्यू लिखी हुई है ये वाला पूरा वेक्टर जो है ये हमारे लिए B2 का काम करेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे यही लिखेंगे A1 A2 B1 B2 क्या क्या है देख सकते हैं आप लोग। A1 A2 B1 B2 के बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 करोगे तो ये वैल्यू आएगी। B1 क्रॉस B2 डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड होता है, ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास। इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आएगा 8i माइनस 4k कैप। अब आपको A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट करना है। आप इसको ऑल्टरनेट कर सकते हो, चाहे A2 माइनस A1 पहले लिख लो, चाहे B1 क्रॉस B2 पहले लिख लो। 16 माइनस 16 करा, 0 आ गया। 0 का मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 है। और डिस्टेंस 0 है यानी कि ये दोनों लाइनें ऐसी हैं, बिल्कुल एकदम डिस्टेंस है ही नहीं, शून्य डिस्टेंस है इनके बीच में। तो ये लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। क्यों इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो 0 है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है, यानी कि अगर इंटरसेक्ट लाइन है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को एक दूसरे से इक्वेट कर देंगे, एक दूसरे से इन दोनों को भिड़ा देंगे। तो जब भिड़ाएंगे तो देखो क्या करेंगे, ये वाली फर्स्ट लाइन है, ये वाली सेकंड लाइन है। यहाँ पे आई जे और के कंपोनेंट को एक साथ करेंगे। मैं आपको फर्स्ट इक्वेशन के लिए करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे है आई का कंपोनेंट 3 और यहाँ पर है कंपोनेंट लैम्डा। तो बन जाएगा 3 प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू, दूसरी वाली साइड में देखो आई का कंपोनेंट है 5 और यहाँ पे है 3 के साथ में ये म्यू। यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस में 3 म्यू। आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में यही लिखा हुआ है, 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू में 5 प्लस में 3 म्यू। सेकंड इक्वेशन के लिए इन्होंने जे के कंपोनेंट को कंपेयर किया हुआ है, जहाँ पे जे के साथ में 2 है और यहाँ पे जे के साथ में 2 और इसके साथ ये लैम्डा। तो 2 प्लस 2 लैम्डा। और अगर यहाँ पे देखें तो ये -2, तो आप देख सकते हैं ये रहा -2 और इसके साथ यहाँ इधर से आएगा ये वाला 2 और ये वाला म्यू, तो प्लस में 2 म्यू। इसके बाद
के कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो -4 है और लैम्डा के साथ में 2 है, तो -4 + 2 लैम्डा। यहाँ पे देखो के है ही नहीं तो 0 रहेगा। यहाँ पे आएगा के के साथ में 6 म्यू, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे 6 म्यू। अब हमें करना क्या है, हमारे पास जो 3 इक्वेशन आई है ना, इन 3 इक्वेशन में से किन्हीं भी 2 इक्वेशन को सोल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्विंग 1 एंड 2। आप चाहें तो दूसरे तीसरे को सोल्व कर लो, आप चाहें तो पहले तीसरे को सोल्व कर लो, वैल्यू सेम टू सेम आएगी। तो इन्होंने पहले और दूसरे को सोल्व करा है। यहाँ से म्यू की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू -2 -4 आ गई। हमें क्योंकि बताना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। चाहे तो आप इसको इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, चाहो तो आप इसको इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो। इन्होंने कौन सी इक्वेशन में पुट करा हुआ है, 5i, इन्होंने इस सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करा हुआ है। अगर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तब भी आपका आंसर एकदम सेम टू सेम आएगा। पुट करने के बाद आंसर आया है -i -6 -12। इसको अगर हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो -1 -6 -12 बनेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया -1 -6 -12। बहुत सिंपल है। का और वाला पार्ट देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है। यानी कि देखो ये इस तरह का प्लेन बनेगा। पहले प्लेन की इक्वेशन हमें दे रखी है 2x + y माइनस में 2z प्लस में 5 = 0। फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है, यानी कि यहाँ पर जो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मान लेते हैं ये पॉइंट Q है, तो हमें ये Q की वैल्यू बतानी है क्या है। और ये जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये कहाँ से बनी हुई है, ये -1 3 और -6 से बनी हुई है। इस तरह का क्वेश्चन कह रहा है। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन बताओ इसी फुट ऑफ परपेंडिकुलर की, एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताओ, सभी चीजें बताओ। चलो देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया पॉइंट P से हमने लाइन ड्रॉ करी है और हमें इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट बताने हैं, और इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है 2x + y माइनस में 2z प्लस में 5 = 0। क्या आप ये बात जानते हैं, जब लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों की डायरेक्शन रेशो सेम होती है। तो अगर मैं यहाँ पे इस प्लेन की डायरेक्शन रेशो लिखना चाहूँ तो इसकी डायरेक्शन रेशो बनेगी 2 1 और -2। तो यही डायरेक्शन रेशो सेम बन जाएगी इस PQ की। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 1 और -2 इज ऑल्सो द डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन। ऑलवेज रिमेंबर, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन देन द डायरेक्शन रेशो बोथ विल बी द सेम। ओके, तो हमने इसके बाद क्या करा देखो, इस PQ, क्योंकि PQ एक स्ट्रेट लाइन है तो PQ की हमने इक्वेशन फाइंड करी विद द हेल्प ऑफ पासिंग पॉइंट P -1 3 और 6 एंड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशो 2 1 -2। अगर आप देखोगे तो आंसर बनेगा x + 1, पासिंग पॉइंट पुट कर रहा हूं मैं, x + 1 y -3 और z + 6। इसके डिनोमिनेटर में आएंगे डायरेक्शन रेशो जो है 2 प्लस का 1 और -2। आप देख सकते हैं ये री इक्वेशन ऑफ PQ, x + 1/2 y -3/1 एंड z + 6/-2। हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए इस Q के जनरल पॉइंट्स को फाइंड करना पड़ेगा, और जनरल पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हमने इसी इक्वेशन को इक्वेट करा लैम्डा से। आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं x + 1/2 को इक्वेट करूँ लैम्डा से तो x का आंसर बनेगा अपने पास 2 लैम्डा -1। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन्होंने 2 लैम्डा -1। अगर हम इसी तरह इस सेकंड वाले को कंपेयर करें, यानी कि y -3/1 को लैम्डा से, तो y का आंसर आएगा लैम्डा +3। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लैम्डा +3। इसी तरह अगर हम z प्लस में 6/-2 को लैम्डा से इक्वेट करें तो अपने पास इस z की वैल्यू आएगी माइनस में 2 लैम्डा माइनस में 6। आप देख सकते हैं ये रहा -2 लैम्डा -6। इसके बाद जरा मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ तक बातें आप समझ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। के बाद आप देखो जो ये जो पॉइंट Q के जनरल पॉइंट है, ये पॉइंट Q रियल में तो प्लेन के ऊपर आ रहा है, और प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास 2x + y माइनस में 2z + 5 = 0। इसका मतलब इस Q के पॉइंट x y और z की फॉर्म में जो हमने वहां पर निकाले हुए हैं, ये वाले 2 लैम्डा -1 लैम्डा +3 -2 -6, तो ये वाला यहाँ पे x है, ये वाला यहाँ पे y है, ये वाला यहाँ पे z है। इन x y z की वैल्यू को प्लेन की वैल्यू में पुट कर देंगे, प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 2 के साथ में x है, x की जगह पे ये आ गया, फिर y है, ये आ गया, 2 के साथ में z है, ये आ गया, प्लस का 5 सेम रहेगा। अगर मेरे दोस्तों हम इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा लैम्डा बराबर -2। हमें तो कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे -2 पुट करेंगे।
तो आंसर आ गया 5 -1 -2। फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने फर्स्ट वाले पार्ट से पहले इसकी इक्वेशन फाइंड करी थी, इक्वेशन आई थी ये, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने बनाया, इसकी ये लाइन, इसकी इक्वेशन है। लास्ट बचा हुआ है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आप यहाँ पे पहले क्यू के पॉइंट लिख दो, -5, 1 और -2। ये पॉइंट क्यू है और ऊपर पॉइंट पी है। पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हुआ है, को सोल्व करेंगे तो 6 यूनिट आएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये वाला ज्यादा इजी है इसके पहले वाले के कंपैरिजन में। 38 क्वेश्चन देखो एलपीपी चैप्टर से लिया गया है। अगर 38 क्वेश्चन का आप फर्स्ट वाला पार्ट करोगे तो भाई बहुत मुसीबत हो जाएगी। बेटर है कि आप इसका सेकंड वाला पार्ट करना। तो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपको मैक्सिमाइज z दे रखा है x + 2y, इसके कॉन्स्टेंट आपको दे रखे हैं। ये टोटल 3 इक्वेशन है। इन 3 इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है। रेड वाली लाइन फर्स्ट इक्वेशन की है, ये वाली लाइन सेकंड इक्वेशन की है, सॉरी थर्ड इक्वेशन की है, और जो आप ये ओरिजिन वाली लाइन देख रहे हैं ये वाली सेकंड इक्वेशन की है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा भी हुआ है फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। इसके बाद हमें चेक करना होता है कि इनका शेडिंग पोर्शन किस तरफ को जाता है। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले x + 2y > 100 को चेक करूँ, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू को भी 0 पुट करो, y की वैल्यू को भी 0 पुट करो, आपके पास आंसर आएगा 0 + में 0 इज > 100, यानी कि 0 > 100। ये वाली वैल्यू क्या है, फॉल्स है। अगर ये वैल्यू फॉल्स आ गई तो इसका मतलब यह है कि इक्वेशन नंबर 1 जो अपनी स्ट्रेट लाइन है उसका जो शेडिंग पोर्शन है वो ओरिजिन से दूसरी तरफ को होगा। तो ये रेड वाली लाइन जो है ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 में हमने 0 0 चेक करा तो वो फॉल्स है, तो इसका जो शेडिंग होगा वो ऊपर की तरफ होगा। आप देख सकते हैं सारे एरो ऊपर की तरफ हैं। फिर अगर मैं इसमें ये सेकंड वाली इक्वेशन कंसीडर करूं, 2x - y < 0, आप इसको ऐसे लिख दो 2x < y। देखो 2x < y में मैं 0 0 पुट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे 0 0 से पास हो रहा है। तो यहाँ तो मैं इसके अंदर ये 20 0 वाला पॉइंट ले सकता हूँ, या मैं इसके अंदर 0 10 वाला ले सकता हूँ। मैं दोनों लेके आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं 0 20 वाला पॉइंट लेता हूँ, यानी कि मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ और मैं y को 20 पुट कर रहा हूँ, तो आंसर बनेगा 0 < 20। 0 < 20 एकदम करेक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसके शेडिंग पोर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट इसके शेडिंग पोर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका शेड किसकी तरफ आएगा, इसी पॉइंट की तरफ आएगा। आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक 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 पोर्शन जो है वो ऊपर की तरफ को शेड हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ये वाला पॉइंट लेता 10 0, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं इसके अंदर x को 10 पुट करता और y को 0 पुट करता तो आंसर बन जाता 10 × 2 20 < 0, जो एकदम गलत है, फॉल्स है। इसका मतलब जो मैंने 10 0 लिया है वो इसके शेडिंग पोर्शन में नहीं आ रहा, तो जो शेड होगा वो इसकी अपोजिट साइड पे जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको चेक करोगे तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू बन जाएगा। तो ट्रू बनने का मतलब है इसका पोर्शन नीचे की तरफ आएगा। अगर हम अब इन तीनों की ही कॉमन वैल्यू चेक करें, कॉमन शेडिंग पार्ट चेक करें, ये वाला इनका कॉमन शेडिंग पार्ट है। ठीक है, कॉमन शेडिंग पार्ट के बाद आपको इनके ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने हैं। एक ये ए है, एक ये पॉइंट डी है, एक ये पॉइंट सी है और एक ये सबसे ऊपर पॉइंट बी है। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी की वैल्यू को आपको अपने जेड में पुट करना है। जब आप इसको जेड में पुट करोगे तो आंसर बनेगा 50 200 250 100। इनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लो किस पे है, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 250 है तो हमारा आंसर आ जाएगा एट सी 50, 100 द फंक्शन विल बी मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू में 250। ठीक है भाई, का और वाला पार्ट मैंने आपको कहा था आसान है, तो जरा यहाँ पे देखो ग्राफ बनाकर दे रखा है, आपको बस ये कॉर्नर पॉइंट मेथड अप्लाई करना है। ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, ये वाला फर्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है अगर z की वैल्यू ये है तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो आप यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना, ये कोऑर्डिनेट a, ये कोऑर्डिनेट b, ये कोऑर्डिनेट c, ये कोऑर्डिनेट d, ये कोऑर्डिनेट e। तो यहाँ पे लिख दो पांचों के पांचों। ठीक है, और बल्कि ये 0 0 भी ले लेंगे। इन सब की वैल्यू को यहाँ पे सोल्व करा, यह आ गया इनमें से सबसे हायर नंबर है वो मैक्सिमम है और जो सबसे छोटा है वो मिनिमम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये 12 नंबर है ये मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम है किस पर, 40 पर है। तो 40 पर मैक्सिमम वैल्यू है 12। और आप देख सकते हैं सबसे छोटा नंबर माइनस में 32 है।
माइनस में 32 मिनिमम वैल्यू है, किस पर है 0,8 पर है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको अपने पेपर में सीबीएसई की शीट पर जस्ट ये कॉर्नर पॉइंट वाली टेबल बनानी है। ग्राफ तो उन्होंने पेपर में बनाकर दे रखा होगा, आपको उससे मतलब नहीं है। इसका सेकंड वाला पार्ट कह रहा है अगर z की वैल्यू px प्लस क्यू वाई है जहां पर p और q दोनों की ही वैल्यू 0 है, तो बताइए p और q के लिए कंडीशन जहां पर z जो है वो इस और इस पॉइंट पर अकर होता है। इस और इस पॉइंट पर अकर होने का मतलब है कि अगर आप पॉइंट बी को अकरेंस मानते हो जो 4,10 है, तो आप x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू में 10 पुट कर दो, तो आपके पास ये आंसर बनेगा px x की जगह पे 4 यानी कि 4p, फिर है y की जगह पे 10 यानी कि 10q। तो आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है 4p 10q। इसी तरह एक बार 6 और 8 लेना है तो आंसर बन जाएगा 6p और 10q। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6p और 10q। इनको जब सोल्व करोगे तो 2 और 2 कैंसिल होके आंसर आएगा p बराबर q। p बराबर q का मतलब है यहाँ पर p और q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस ले लो माइनस ले लो कुछ भी ले लो, आंसर निकल कर आएगा ही आएगा। तो हम यहाँ पे इन्होंने ये पूछा भी हुआ है, पहले तो कंडीशन बतानी है, तो कंडीशन का आंसर होगा p इज इक्वल टू q। उसके बाद सेकंड में बताना है कि इसके कितने नंबर ऑफ ऑप्टिमल केसेस हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। भाई इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन आर इनफाइनाइट। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ मैथ्स का सैंपल पेपर कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, अब बारी आपकी है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो इन वीडियोस को भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो। हमारा भी मन करता है यार हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़े, हमारी फैमिली बढ़े, तो थोड़ा हेल्प कर दो यार, वीडियो को शेयर करो, फैला दो अपने दोस्तों के साथ। नई वीडियो में मुलाकात करेंगे, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, या फिर जो चीज़ आपको पढ़नी है वो मुझे कमेंट करके बता देना, वो मैं आपको आकर डिस्कस कर दूंगा, आपको पढ़ा दूंगा एकदम ईजी लैंग्वेज के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।